यहाँ पर एक बड़ी बात है कि पलायन कैसे रोक दीजिएगा। पहले बात तो आप क्लियर कीजिए कि पलायन के लिए क्या चाहिए, रोजगार यहाँ पर कैसे आएगा। ज्यादातर लोग समझते हैं सरकारी नौकरी, कुछ लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री लगनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि कृषि से सुधार होगा। इन तीनों बात से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सरकारी नौकरियों का जो आंकड़ा है उसको देख लीजिए। कुल 23.25 लाख लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक कुल 23.25 लाख लोग, मतलब 1.97%, 2% से कम लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं 78 साल में। पूरे देश के स्तर में 3% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। मतलब किसी भी सोसाइटी में 3-3.5% से ज्यादा लोग सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। दूसरा लोग कहते हैं इंडस्ट्री को ले आइए, कृषि को सुधारिए। तो जो अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं या थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो इकोनॉमी के 3 जो फंडामेंटल पिलर्स हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री मिलाकर 35% इकोनॉमी का 35% ही एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री है। तो अगर आप इंडस्ट्री को बहुत बढ़ा भी देंगे, यहाँ एग्रीकल्चर को बहुत सुधार भी देंगे, तो भी आप 35% पॉपुलेशन को ही कैटर कर पाएंगे। अमेरिका में सिर्फ 2% लोग खेती करते हैं, सिर्फ 2% लोग। 1901 में अमेरिका में 54% लोग खेती करते थे, आज 2% लोग खेती करते हैं। तो ये बाकी के लोगों को नौकरी कहां से आती है? नौकरी आएगी सर्विस सेक्टर से। जो पूरा बिहार की इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी है, देश में 65% इकोनॉमी का हिस्सा है सर्विस सेक्टर, और बिहार में 66%, जो भी इकोनॉमी छोटी बड़ी है उसका 66% है सर्विस सेक्टर। जब तक सर्विस सेक्टर का उद्धार नहीं होगा, उत्थान नहीं होगा, तब तक बिहार में रोजगार लोगों को नहीं मिल सकता है। सर्विस सेक्टर मतलब होटल, स्कूल, पढ़ाई, अस्पताल, रेस्टोरेंट, गाड़ी, जितनी चीजें आप देखते हैं। कोई एक होटल खुला, उसमें 50 आदमी को नौकरी मिला है, रेस्टोरेंट खुला है, उसमें 50 आदमी नौकरी कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई बीएड का कॉलेज खोला है, कोई अस्पताल खोला है, ये सब सर्विस सेक्टर है। तो इकोनॉमी में 65% सर्विस सेक्टर है। तो जब तक यहाँ पर ग्रोथ नहीं होगा, यहाँ पर जॉब नहीं होगा, तब तक बिहार में पलायन, बेरोजगारी नहीं रुकेगा। तो सर्विस सेक्टर में जॉब कहाँ से आएगा? उसका एक फंडामेंटल जो इम्पेडिमेंट है बिहार में, वो है पूंजी का अभाव। और ये बात कह के हम अब खत्म करेंगे। बिहार में 100 रुपया भी डेली नहीं कमा रहा है, आज भी नहीं कमा रहा है, सरकारी आंकड़ा है। तो साइंस ये कहता है कि अगर आप 100 रुपया या 200 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो 90% से ज्यादा अपना पैसा आप सिर्फ सर्वाइवल पे खर्च करेंगे, खाने के लिए खर्च करेंगे। और जो लोगों के पास पूंजी है उनको बैंक से पैसा नहीं मिल रहा है। देश भर में लोगों ने जो पैसा बैंक में रखा उसका 70% पैसा बैंक लोन के तौर पर वापस देता है, ताकि आप घर बना सकें, आप गाड़ी खरीद सकें, बिजनेस कर सकें, नर्सिंग होम बना सकें, खेती में इन्वेस्ट कर सकें। बिहार में ये रेशियो है 40%। इसका नतीजा क्या होता है? पिछले फाइनेंशियल ईयर में बिहार के लोगों ने, गरीब जनता ने मिलकर बैंकों में जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया, और अगर 70% सीडी रेशियो होता तो यहां पर पैसा उसके हिसाब से 2,80,000 करोड़ रुपया मिलना चाहिए था। लेकिन मिला कितना? 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने यहां से ट्रांसफर किया कर्नाटक में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में। आप अंदाजा लगाइए कि अगर हर साल 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा, 2 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा बिहार के लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए मिल जाए तो कितने ज्यादा लोग घर बनाएंगे, कितने ज्यादा लोग गाड़ी खरीदेंगे, कितने ज्यादा लोग बिजनेस व्यापार फैलाएंगे। तो जन स्वराज की सोच ये है कि अगर पलायन रोकना है तो बुद्धि का पलायन रोकना होगा, और बुद्धि का पलायन रोकने के लिए पहले पूंजी का पलायन रोकना होगा। अगर आप पूंजी का पलायन रोकेंगे, जिस दिन बिहार में 70% सीडी रेशियो हो गया तो बहुत बड़े पैमाने पर जो समझदार लोग हैं उस पूंजी का उपयोग करके कुछ न कुछ यहाँ रोजी रोजगार खड़ा करेंगे। और जैसे ही पूंजी और बुद्धि का पलायन रुका, श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। ये जन स्वराज की सोच है पलायन को रोकने के लिए। पलायन को रोकने के लिए दूसरा जो लीवर
मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए। मनरेगा को कृषि से जोड़िए और जो मजदूर जो कृषि के क्षेत्र में मजदूरी करते हैं उनको उन किसानों को दिया जाए जो नगदी की खेती करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग जो यहाँ किसान हैं वो खेती, जिनके पास जमीन है, वो खेती इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो मजदूर नहीं मिल रहे हैं, या धान गेहूं की खेती इसलिए करते हैं क्योंकि मजदूर की समस्या है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि मनरेगा के मजदूर को अगर किसानों को दे दिया जाए इस शर्त के साथ कि आप धान गेहूं की खेती न करके कैश क्रॉप की खेती करेंगे। इससे दूसरा फायदा ये होगा कि मनरेगा में होने वाला चोरी बंद हो जाएगा। तीसरा फायदा ये होगा कि लाखों लोग जो पंजाब और हरियाणा के खेतों में जाकर काम कर रहे हैं वो बिहार के खेतों में काम करने लगेंगे। तो ये पूंजी के उपलब्धता से और मनरेगा को, कृषि के मजदूरों को बिहार में किसानी से जोड़कर बिहार के डिस्ट्रेस पलायन को बिल्कुल एक साल में रोका जा सकता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, जितने भी डेवलपमेंटल इकोनॉमिस्ट से हमने बात करी है उसमें बिहार के भी कई लोग शामिल हैं। वो सब का मानना है कि ये दोनों चीज से ही बिहार में पलायन रुक सकता है, बिहार में तरक्की आ सकती है, बिहार में लोगों की गरीबी दूर हो सकती है।